इब्राहिम राइसी, जनरल शेनमिंग, जनरल बिपिन रावत, जनरल जिया उल हक। खेल समझिए। मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ कुछ तख्त आपके सामने रखूँगा। खेल समझने के लिए पूरे खेल को आपके ऊपर छोड़ दूँगा। 1935 में टेक्सास में लॉरेंस बेल नाम का एक व्यक्ति एक कंपनी बनाता है, जो कंपनी का नाम रखता है बेल हेलीकॉप्टर्स। धीरे धीरे ये कंपनी बढ़ती है। 1950 से इसको अमेरिका के अंदर काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। 1976 में ये एक बेल हेलीकॉप्टर टेक्निकल डिवीज़न क्रिएट करता है। इस डिवीज़न को क्रिएट करने के बाद सडनली हम देखते हैं कि 1976 से ये कंपनी जो है, इसको दूसरे देशों के कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग जाते हैं। ये ईरान को हेलीकॉप्टर सप्लाई करता है, थाईलैंड को करता है, जापान की कोस्ट गार्ड को करता है, अफ्रीका के कई देशों को करता है, पाकिस्तान को करता है। सवाल ये उठता है कि एक कंपनी जो अमेरिका से ऑपरेट कर रही थी, इसको दूसरी देशों के इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिले? आप एक चीज़ को समझिए, अमेरिका की जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, आपको शायद सुन के हैरानी होगी ये पॉइंट, क्योंकि आपने शायद पब्लिक डोमेन में कभी ये बात नहीं सुनी होगी, लेकिन रियलिटी ये है कि 1950 से CIA बहुत सारी कमर्शियल एयरलाइंस चला रही है। अमेरिका एयर नाम की एक कमर्शियल एयरलाइन हुआ करती थी। अमेरिका एयर की जो कमर्शियल एयरलाइन शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के पीरियड में थी, वो एक ऐसी एयरलाइन थी जिसने ड्रग ट्रेड से लेके इलीगल आर्म्स ट्रेड से लेके इन सारे इलीगल कामों को फैसिलिटेट करने के लिए कमर्शियल फ्रंट बनाकर एक कमर्शियल एयरलाइन के थ्रू ये सब किया था। इसी के साथ साथ CIA के द्वारा एक फंड की गई एयरलाइन थी जो अफ्रीका में ऑपरेट आज भी करती है, जिसका नाम है अफ्रीका एयर। अब सवाल ये उठता है कि बेल, ये जो कंपनी है जो हेलीकॉप्टर बना रही है, इसको इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिले? उसका आंसर बड़ा सिंपल है। बेल कंपनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी एसोसिएट होता है 1970 के दशक में, और उस आदमी का नाम होता है मार्विन इवेंस। मार्विन इवेंस जो है CIA का फॉर्मर ऑफिसर होता है। वो बंदा आता है, बेल को ज्वाइन करता है, और बेल हेलीकॉप्टर्स टेक्निकल डिवीज़न जब बनता है, उसके बाद सडनली बेल को इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दूसरे देशों में मिलने लग जाते हैं, और जितने भी मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स होते हैं, सिविलियन हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनको बेल मैन्युफैक्चर करता है। दिक्कत ये है कि इन हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर तो कर दो, लेकिन जब आप इन हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करते हो तो ये मत भूलो कि उसकी पूरी टेक्नोलॉजी, उसके पूरे कोड्स, उसकी पूरी वायरिंग और उसके जितने भी टेक्नीशियंस हैं, वो तो आप ही के यहाँ से आएंगे, आप ही के बंदे होंगे, या आप किसी दूसरे देश के लोगों को, उनके इंजीनियर्स को ट्रेन कर दोगे और फिर उनको इस चीज़ में सक्षम बना दोगे। पर अमेरिका का इतिहास तो इस ट्रेनिंग कंपोनेंट में कभी रहा ही नहीं है। वो तो सारा धंधा और व्यापार अपने पास ही रखते हैं। पर दिक्कत ये है कि जब भी कोई हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, जब भी कोई बड़ा व्यक्ति मारा जाता है, 2 या 3 रीज़न अक्सर दे दिए जाते हैं। हेलीकॉप्टर गिरा टेक्निकल एरर की वजह से, क्रैश हुआ बैड वेदर की वजह से, या क्रैश हुआ पायलट एरर की वजह से। सच्चाई कभी क्यों नहीं आती? उसके पीछे का क्या खेल है? मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। 1980 के दशक की बात है कि 1980 के दशक में पाकिस्तान के अंदर जिया उल हक को नर्चर करने का कार्य CIA ने उठाया। ये लोग बेचारे वियतनाम की लड़ाई से पिट के आ रहे थे, वापस जा रहे थे, तो पाकिस्तान ने उसको बुलाया और बोला कि अफ़गानिस्तान में पंगा क्रिएट करते हैं। उस समय अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। वो कुछ कोशिश करना चाहता था कि जिससे सोवियत यूनियन जो है वो अफ़गानिस्तान तक आ जाए, और यदि अफ़गानिस्तान तक वो आ जाती है तो उसके बाद एक चीज़ तय हो जाती है कि अफ़गानिस्तान में जैसे ही सोवियत यूनियन आएगी, वहाँ पर एक कैंपेन चलाकर रेडिकलाइजेशन बेस्ड खेल खेला जा सकता है। पाकिस्तान ने बुलावा दिया, अमेरिका का मन बना हुआ था। जिया उल हक को उस समय नर्चर किया गया, जिया उल हक को पैसे दिए गए, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का गेम खेला गया, और इस पूरे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के गेम में एक चीज़ हो गई
कि ज़िया उल-हक इतना पावरफुल हो गया कि उसने सऊदी अरेबिया जैसे देश जो उस समय कोऑपरेट करके कोलैबोरेट कर रहे थे इस पूरे ग्लोबल प्रोजेक्ट में अमेरिका के, कि ज़िया उल-हक ने ये सोचा कि कुछ पैसा डाइवर्ट करके पाकिस्तान के लिए एक न्यूक्लियर बम बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने वो न्यूक्लियर बम जब बनाने की कोशिश करी तो उसने सऊदी अरेबिया से जब पैसे मांगे तो सऊदी अरेबियंस को बोला कि देखो हम तो एक सुन्नी मुसलमानों के लिए एक बम बना रहे हैं, सुन्नी बम। सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन फैक्ट और रियलिटी जियोपॉलिटिक्स की यही है कि एक सुन्नी बम बना। और ये जो सुन्नी बम बना, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि आज सुन्नियों के पास एक बम है, शियाओं के पास बम नहीं है। आज यहूदियों के पास बम है, आज क्रिश्चियंस के पास बम है, आज हिंदुओं के पास बम है, लेकिन शिया मुसलमान के पास नहीं है। ज़िया उल-हक ने जब ये पर्टिकुलर चीज़ करने की कोशिश करी, अमेरिका समझ गया कि इससे पूरे के पूरे संसार के जियोपॉलिटिकल टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो अल्टर हो जाएंगे। उस चीज़ को बचाने के लिए अमेरिका ने बोला कि कुछ भी हो इसको निपटाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि C-130 जो हेलीकॉप्टर था जिसमें ज़िया उल-हक बैठा था, ज़िया उल-हक जब बैठा तो उसमें उसके साथ आर्नोल्ड रैफेल जो कि अमेरिका का एम्बेसडर था वो भी बैठा था। और उस हेलीकॉप्टर में नर्व गैस छिड़कने के बाद जो आमों की पेटी पड़ी थी उसमें बम छुपा के उस पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा दिया गया। आज ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि ज़िया उल-हक को क्रिएट करने वाला भी यूएस था, ज़िया उल-हक को हटाने वाला भी यूएस था। हेलीकॉप्टर क्रैश से मरा, कोई जानकारी उसके बाद कभी मिली ही नहीं पब्लिक डोमेन में। किसी प्रकार का कोई ग्लोबल लेवल का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, पाकिस्तान ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करा, किसी देश ने कोई इन्वेस्टिगेशन प्रेस नहीं करा। संयुक्त राष्ट्र तो वैसे ही बैठ गया जैसे हमारे देश की कई संस्थाएं बैठ जाती हैं जब कुछ इस प्रकार के वायलेशन होते हैं तो। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि ज़िया उल-हक भी उसी तरीके से एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मरा। और आज ग्लोबल इंटेलिजेंस कम्युनिटी जानती है कि इसके पीछे पीछे कौन लोग थे। CIA तो सिर्फ एक पार्ट था, उसके साथ भी और बहुत लोग थे। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जब भी कोई व्यक्ति लार्जर देन लाइफ हो जाए, जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की परिस्थिति में आ जाए कि वो एक लॉबी को चैलेंज करने लग जाए, उसको हटा क्यों दिया जाता है? जनरल शेन मिंग नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन 2020 में ताइवान के जनरल शेन मिंग को मारा गया। जनरल शेन मिंग को मारा इसलिए गया, और वो भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, क्योंकि जनरल शेन मिंग ताइवान के अंदर उसकी पूरी की पूरी मिलिट्री की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा था। उसकी मिलिट्री की रीस्ट्रक्चरिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि ताइवान को चाइना का मिलिट्री थ्रेट है। अमेरिका तो बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा, लेकिन बचाने आने से पहले कुछ तो करना होगा। ताइवान की मिलिट्री को इंस्टेंट लेवल पर रिस्पॉन्स तो देना होगा। ताइवान की मिलिट्री एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को थ्रू कर रही थी। इस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में आर्म्स लॉबी बहुत ही ज़्यादा नाखुश थी, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में जिस प्रकार का रिफॉर्म ताइवान की मिलिट्री में हो रहा था, उसमें से कई आर्म्स ट्रेडर्स का घाटा हो रहा था, कई आर्म्स ट्रेडर्स का फ़ायदा हो रहा था। और घाटा उनका हो रहा था जो ताइवान को ट्रेडिशनल आर्म्स सप्लायर्स थे, फ़ायदा उनका हो रहा था जो ताइवान को फ्यूचरिस्टिक लेवल पे आर्म्स सप्लाई करने जा रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिसका धंधा पुराना चल रहा है और जब वो अफेक्ट होगा, दिक्कत तो आएगी। दिक्कत भी आई, शेन मिंग नहीं रहा। अब सबसे बड़ा सवाल फिर से यही उठता है, इब्राहिम राइसी पिछले साल के 7 अक्टूबर से परपेचुअली न्यूज़ में था। उसने जिस प्रकार का ईरान का लीडर होने के नाते ईरान के पूरे प्रॉक्सी वॉर डॉक्ट्रिन को एग्जीक्यूट करके रखा हुआ था, हमास को फंड करके इजराइल के साथ जो युद्ध छेड़ा, इसके साथ साथ यमन में अंसार अल्लाह नामक ग्रुप को सपोर्ट करके हूती रिबेल्स को क्रिएट कर सऊदी अरेबिया के बगल में एक परपेचुअल प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अमेरिका के कमर्शियल ट्रेड को जो रेड सी के इलाके में हो रहा था, वहाँ पर ड्रोन अटैक्स करवा के
उसने उस कमर्शियल एस्पेक्ट को तोड़ा। लेबनान में उसने हसन नसरल्ला के थ्रू हिजबुल्ला बनाकर इसराइल के अंदर नाक में दम कर रखा था। और तो और ईरान का इन्फ्लुएंस तो इतना बढ़ चुका था कि आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान तक को ईरान टारगेट कर रहा था। पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए उसने 2 हथकंडे अपनाए। पहला तो पाकिस्तान का जो नेबर है तालिबान, जो अफ़गानिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पर उसने एक फ़ातिमा ब्रिगेड बनाया। उस फ़ातिमा ब्रिगेड के थ्रू, जिसमें तालिबान के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तालिबान खुद निपटाना चाहता है, उनको फ़ातिमा ब्रिगेड में ज्वाइन करवा कर ईरान के बिहाफ पर आर्म्स एमुनिशन दिलवा के पाकिस्तान के अंदर अटैक चालू करवाए। बॉर्डर इंसिडेंट हुआ था 1 से 2 महीने पहले, मैंने वीडियो भी बनाया था उसके बारे में। और तो और पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम का एक ग्रुप है, जो कि अलकायदा का एक ब्रेकअवे फैक्शन है, जिसको पाकिस्तान तालिबान नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान तालिबान जो है, उसके अंदर के लोग ज़ैनब ब्रिगेड के पार्ट बनकर आज की डेट में ईरान से पूरी सहायता लेकर पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रहे हैं। इराक में, कुवैत में, कतर में, टर्की में, हर जगह ईरान ने अपने प्रॉक्सीज छोड़ रखे हैं। आप एक चीज़ को समझिए, ईरान ने केवल और केवल एक देश को अपसेट नहीं किया था। इब्राहिम राइसी ने सिर्फ इजराइल को तंग नहीं किया था, सऊदी अरेबिया से लेके सुन्नी मुसलमान के पाकिस्तान जैसे देश को लेके, रेड सी में अमेरिका को लेके, सबको तंग किया था। और ये मत भूलिएगा कि जब रेड सी के कंटेनर्स पे अटैक हो रहा था, जो कि ड्रोन अटैक्स हुए थे जनवरी में इस साल, उसकी वजह से चीन का भी बहुत बड़ा व्यापार अफेक्ट हुआ था। आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर मल्टीपल देश हैं जिनके ग्रीवेंसेस थे, किसी एक देश पे एट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता। मल्टीपल देश थे जो समस्या से जूझ रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हो सकता है। पर आप कहेंगे कि ये सब तो फालतू बातें हैं, ये सब तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। ऐसी थोड़ी होता है। मैं आपको अंत में सिर्फ 2 ही पॉइंट पूछूंगा, और अगर आपके पास इन 2 पॉइंट्स के सवाल के जो मेरे अगर आपके लिए उत्तर हैं तो कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। जब ईरान का इब्राहिम राइसी अज़रबैजान से ईरान के अंदर घुसा, जिस हेलीकॉप्टर में वो था, वो हेलीकॉप्टर बीच में था, उसके आगे एक, उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर था, 3 हेलीकॉप्टर थे। सिर्फ और सिर्फ दूसरे हेलीकॉप्टर को टारगेट क्यों किया गया? बाकी दोनों हेलीकॉप्टर कैसे टाइम पे पहुंच गए? चलिए, वो तो एक इशू है, लेकिन इसी से एसोसिएटेड दूसरा इशू है, और मुझे इसका उत्तर दीजिए आप। मुझे इसका उत्तर दीजिए आप कि जब ये हादसा हुआ, जब इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर गिरा, उस समय टर्की का एक ड्रोन वहां पे क्या कर रहा था? टर्की के ड्रोन ने सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ईरान के साथ शेयर करे। टर्की को ये ड्रोन किसने दिया था? ड्रोन जिसने मर्जी दिया हो, पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि टर्की का ड्रोन उस इलाके के पास कर क्या रहा था? टर्की के ड्रोन ने कोऑर्डिनेट्स ईरान के साथ शेयर किए। ईरान को कोऑर्डिनेट्स अगर उस पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ इंसिडेंट के अगर मिले, आप न्यूज़ में जाके देख लीजिए, ये तो टर्की से मिले। टर्की के इस बारे में इंफॉर्मेशन कैसे थी? और फिर वही पहले सवाल पे दोबारा सोचिएगा, हेलीकॉप्टर 3 थे, 2 सही सलामत पहुंचे, एक ही जो था उस पे समस्या आई, कैसे? चलिए, ये भी छोड़िए, मैं आपको एक चीज़ पे और सोचने के लिए मजबूर करता हूँ। हमारे जनरल बिपिन रावत जब हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, हमने कहा कि भाई बैड वेदर, पायलट एरर के कारण से वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। अनफॉर्चुनेटली वो, उनकी पत्नी और हमारे बहुत सारे आर्मी के जाबाज और एयरफोर्स के जाबाज अफसर उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में शहीद हो गए। लेकिन सवाल एक है आपसे, उत्तर हो तो ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आपसे। क्योंकि जो लोग कहेंगे कि मैं कॉन्स्पिरेसी कुछ बोल रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक चीज़ का उत्तर दीजिए। जब बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर का इंसिडेंट हुआ था,
उस समय न्यूज़ में, आज भी अगर आप यूट्यूब पे जाके देखते हैं, एक 19 सेकंड का क्लिप अवेलेबल है, और ये वो क्लिप है जिसने हेलीकॉप्टर को गिरते हुए, टकराते हुए देखा और हेलीकॉप्टर के क्रैश को कैप्चर किया। हम कहते हैं कि भाई वहाँ पर उस इलाके में उस समय कोई टूरिस्ट घूम रहे थे। उन टूरिस्ट्स में से कोई भी टूरिस्ट अगर उन घाटियों में नीलगिरीज की घूम रहा है तो वो नीलगिरी को एंजॉय करेगा या आसमान में आते हुए दूर से एक हेलीकॉप्टर पे नज़र रखेगा? सोच के देखिए कि वो हेलीकॉप्टर जो था, जिसकी लास्ट 19 सेकंड की क्लिपिंग बनाई गई, ये 19 सेकंड की क्लिपिंग जो लास्ट बनाई गई थी, मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि यदि वो टूरिस्ट हेलीकॉप्टर को ऑब्जर्व कर रहा होता तो वो तो हेलीकॉप्टर के पूरे पाथ को ऑब्जर्व करता। उसने केवल और केवल लास्ट उन इंस्टेंसेस की रिकॉर्डिंग क्यों करी? और वो भी तब जब वो हेलीकॉप्टर टकराने वाला था। और सबसे बड़ी बात, हेलीकॉप्टर टकरा जाता तो एक अलग बात थी, द फैक्ट कि हेलीकॉप्टर आ रहा था और टकराने जा रहा था, कैसे पता चला उसको? आज तक इसके बारे में आपको जानकारी तो नहीं मिली होगी। इनफैक्ट हमें तो ये भी नहीं पता वो टूरिस्ट था कौन। सोच के देखिए, टर्की का ड्रोन ईरान को डिटेल दे रहा है तुरंत इंसिडेंट होने के बाद ही। टर्की का ड्रोन, और एक 19 सेकंड की क्लिप बन रही है। और सबसे बड़ी बात, जनरल शिनमिंग का जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, क्लिप उस समय भी बनी थी। जिया-उल-हक के टाइम पे तो चलिए मैं मानता हूँ कि 1980 के दशक में, 1988 में जब जिया-उल-हक मरा, तब आम आदमी के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन ये 3 इंसिडेंट्स जो पिछले 5 सालों में हुए, इनमें दूसरे लोगों को ये चीज़ कैसे पता थी कि ये होने जा रहा है? आगे आपके ऊपर चीज़ मैं छोड़ता हूँ समझने के लिए, आप समझदार हैं। ये टाइप की चीज़ें, मैं आखिरी में बस यही बात बोलूँगा, बैड वेदर, टेक्निकल एरर, पायलट एरर से नहीं होती। धन्यवाद।